हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, आज से पहले मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पढ़ा दिया था। कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाया था। मैंने कंजंक्शन में बताया था कि तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं: कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। आज हम लोग बात करेंगे सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। जैसा फट से देखिए सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं? स्क्रीन पे देखिए, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं। सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है ये आप देख लीजिए कि सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं। देखिए, आश्रित संयोजन इसे कहते हैं, आश्रित कंजंक्शन कहते हैं, या अर्थात जो है डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसको देख लीजिए, आश्रित डिपेंडेंट क्लास इसे कहा जाता है। ये इसमें ये कह रहा है कि जो ऐसा होता है कि ये दो क्लास को जो है का प्रयोग उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और जिसमें एक आश्रित और एक आश्रित अर्थात एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसा हिंदी जो कुछ वर्ड की हिंदी थोड़ा सा हम लोगों के जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, जैसे ये आश्रित और दूसरी जो है आश्रित और स्वतंत्र। स्वतंत्र तो आप जानते ही हैं, लेकिन आश्रित अक्सर जो है कंफ्यूज कर जाता है वर्ड। तो इसको आपने देख लिया है। डिपेंडेंट क्लास को कहते हैं स्वतंत्र क्लास, और ये स्वतंत्र उपवाक्य ये होता है, तो इन दोनों को जोड़ता है। इसमें एक मैंने और आपको जो है ये बताया है, एक डिफिनेशन और बताया है, ये ज़रा सा देख लीजिए कि इसमें होता क्या है। इसको ज़रा सा आप देखिएगा, इसमें दो बातें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये केवल दो क्लासेस को जोड़ते हैं, है ना। जैसे ये केवल ध्यान दीजिए, इसमें मैंने एक दूसरी डिफिनेशन दिया, ये दूसरी डिफिनेशन आप पढ़ लीजिए। देखिए, जो संयोजन, ये देख लीजिए ऊपर, जो संयोजन एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले दो उपवाक्यों को जोड़ने के का कार्य करते हैं, उसे आश्रित संयोजक कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक देखिए मैंने नोट लगाया कि ध्यान रहे, ये केवल दो क्लासेस को जोड़ते हैं, संबंध स्थापित नहीं करते हैं, अर्थात ये रिलेशन नहीं बनाते हैं, ठीक ना। क्लासेस को जोड़ते हैं, संबंध स्थापित नहीं करते हैं। ये आप देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद अब इसके सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन के को कितने भागों में बांटा गया, ये देखिए 9 भागों में बांटा गया। ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये अगर आप देख पा रहे हैं इस पे स्क्रीन पे, तो ये देखिए ये 9 है, ये 9 प्रमुख भाग हैं इसके। ये 9 देख लीजिए, 9 प्रमुख भाग हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है वो टाइम होता है, दूसरा होता है प्लेस होता है, तीसरा होता है काज और रीज़न होता है, चौथा होता है कंडीशन होता है, पांचवा जो होता है पर्पस उद्देश्य होता है, रिजल्ट और इफेक्ट होता है, छठवां और सातवां जो है कंपैरिजन तुलना होता है, आठवां जो है कंसेशन और कंट्रास्ट होता है, और नौवां जो होता है एक्सटेंट और मैनर होता है। ये आपको देखना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। अब ये एक एक चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये टाइम है। टाइम क्या होता है आप देख लीजिए। इसको जो है टाइम कंजंक्शन, देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, एम की जगह एन हो गया है। टाइम कंजंक्शन का प्रयोग समय के संदर्भ में अर्थात रिफरेंस, यहाँ पे भी देख लीजिए ये मैं इसको चेंज नहीं कर पाया इसकी इंग्लिश। ये इसका अर्थ होता है रिफरेंस है यहाँ पर, कि रिफरेंस में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, टिल, अनटिल, व्हाइल, सिंस। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सेंटेंस में देख लीजिए, ये क्या होता है। बड़े आराम से देखिएगा, सेंटेंस में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाएगी। सारे ये टाइम को बताते हैं। सबसे पहले रीड गिवन सेंटेंस में देख लीजिए, दिस बॉय रीच स्कूल आफ्टर द बेल रैंग। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं कलर कर दे रहा हूँ कि ये जो है ये दिस बॉय रीच्ड स्कूल आफ्टर द बेल रैंग। जब घंटी बजी तो ये लड़का कब स्कूल पहुंचा था? जब घंटी बजी थी। घंटी बजी है तो तुरंत वो स्कूल पहुंचा, अर्थात घंटी बजने के बाद ही पहुंचा है, अर्थात घंटी बजे हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी। दूसरा है द डोर बेल रैंग व्हाइल आई वॉज गेटिंग रेडी। जब मैं तैयार हो रहा था तभी घंटी बजी, यानी कि मेरे तैयार होने का एक टाइम है, एक लिमिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं तैयार हुआ। जब तैयार होने के समय ही
डोरबेल बजी थी। तो ये व्हाइल होता है कि जब हम कोई काम समय में या करते हैं, एक लिमिट होती है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस बीच में जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ कंजंक्शन का प्रयोग होता है, तो हम वहाँ पे व्हाइल का यूज़ करते हैं। दूसरा अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ टाइम का, कि आई लव हर सिंस आई मेट हर, जब से उससे मिला तब से मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ कब से? जब से मैं उससे मिला। यहाँ पे मैंने हिंदी डाल दिया है, हिंदी का जरा अर्थ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट फायर अंटिल आई इंडिकेट। ये जो ऑफिसर है वो कह रहा है कि जब तक मैं इशारा ना करूँ ना तब तक आप फायर मत कीजिएगा। तो अंटिल माने तब तक या जब तक होता है कि जब तक मैं इशारा ना करूं तो आप फायर मत कीजिएगा। अगला देख लीजिए, इसको हटाते हैं यहाँ से। अगला देख लीजिए, अगला फॉर्म है प्लेस। प्लेस क्या होता है? स्थान। ये प्लेस कंजंक्शन का प्रयोग स्थान के संदर्भ में रेफरेंस में किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए रेफरेंस को मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ, रेफरेंस में किया जाता है। इसमें देख लीजिए, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वेयर, वेंस, वेयर एवर। आप देख लीजिए कि इसको सेंटेंस में देख लीजिए क्या क्या कह रहा है। रीड इन गिवन सेंटेंस में देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है। कि सबसे पहले है यू नो, देख रहे हैं स्क्रीन पे, यू नो वेयर ही लिव्स। आपको पता है कि वो कहाँ रहता है, स्थान। यू नो वेयर ही लिव्स, आप जानते हो। देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, आप जानते हो वो जहाँ रहता है। इट मीन्स आप कुछ कह रहे थे तो उसको वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जानते हो कि वो कहाँ रहता है, अर्थात ये प्लेस, स्थान, वेयर माने वो स्थान जहाँ पे वो रहता है। दूसरा है स्टार्ट योर जर्नी वेंस यू लेफ्ट, यात्रा वहीं से शुरू करो जहाँ से, स्थान जहाँ से आपने यात्रा खत्म की है, फिर वहीं से यात्रा शुरू कर दीजिए। तो यहाँ वेंस माने जहाँ से। फिर अगला है लेट हर स्लीप वेयर एवर शी वांट, उसको सोने दो जहाँ भी वो चाहती है। तो यहाँ पे वेयर एवर के माने जहाँ पे भी है। ये 3 वर्ड का मैंने यहाँ पे यूज़ दिखा दिया और आप लोग बड़ी आसानी इसको समझ जाइएगा और इसको आपको इन शब्दों के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बातें बहुत सी आती हैं कि हम जब शब्द देखते हैं, शब्द जब पढ़ते हैं तो हमें उस शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। जैसे हमको जो है गाय का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुत्ते का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेंच का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप जो है बेंच की ज़्यादातर बेंच ही बोलते हैं, इसकी हिंदी नहीं बोलते हैं। और टेबल बोलते हैं तो टेबल की तो आप हिंदी नहीं बोलते हैं, आमतौर से नहीं बोलते हैं। बहुत बार ये होता है कि जिस पे आप रख करके पढ़ते हैं उसको तो मेज़ बोल देते हैं, लेकिन जिस टेबल पे बैठते हैं उसकी आप हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं, हम उनको इंग्लिश में ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, टेबल का, बेंच का, और बहुत से वर्ड्स हैं जिसका हमारा कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ही क्लियर है। तो उसी तरीके से इनके भी वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इंग्लिश में। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे रेफरेंसेस दे रहा हूँ, तो उस रेफरेंसेस के माध्यम से उन शब्दों को भी आप सीखते जाइए, ताकि आप जब इंग्लिश बोलें, जब किसी से इंग्लिश में बात करें, तो आपके शब्द जो है वो इंग्लिश के जो शब्द हैं वो आपकी टंग पे फ्लो करें। ठीक ना। अब चलिए आइए जो तीसरा फॉर्म है, तीसरा प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉज और रीजन। कॉज और रीजन क्या होता है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। इस कंजंक्शन का प्रयोग वाक्य में हुए कार्य के कारण के संदर्भ में किया जाता है, रेफरेंस को बताने के लिए किया जाता है कि किस लिए ये काम हुआ था। ये कारण बताया जाता है, रीजन बताया जाता है कि ये काम क्यों हुआ था। देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, बिकॉज है, सिंस है, एज है। ये आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब कारण क्या है उसको रोने का, हर सिस्टर हैज ब्रोकन हर टॉय। तो बच्चा जो है, बच्चे के रोने की क्या वजह है कि उसकी बहन ने उसका जो है खिलौना तोड़ दिया है। उसकी बहन ने उसका खिलौना तोड़ दिया, तो ये काम होने का कारण है। 2 सेंटेंसेस है, द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, हर सिस्टर हैज ब्रोकन टॉय, क्योंकि
जो है उसकी बहन ने खिलौना तोड़ दिया है। तो हर सिस्टर हैज़ ब्रोकन टॉय, तो उसकी बहन ने खिलौना तोड़ दिया है और इसी कारण से बच्चा रो रहा है। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया है, बिकॉज क्योंकि बच्चा रो रहा है, उसकी बहन ने खिलौना तोड़ दिया है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, आई कुड नॉट बाई दिस कार। देखिए ध्यान दीजिएगा, आई कुड नॉट बाई दिस कार सिंस इट्स प्राइस। देखिए सिंस के माने यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मीनिंग दिया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, के कारण, के कारण, के कारण जो है मतलब प्राइस के कारण मैं ये कार नहीं खरीद पाया। इट मीन्स इसकी प्राइस कुछ ज्यादा रही होगी। तो सिंस के माने यहाँ पे के कारण है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया या मैंने उसको पुकारा, एज ही वॉज लेट। मैंने उसको कॉल के माने यहाँ पे सॉरी मैं पुकारना कहते, कॉल के माने यहाँ पे मैंने फोन कॉल कहा है कि मैंने उसको फोन किया, इसलिए क्यों उसको फोन किया था, कारण क्या था फोन करने का, क्योंकि वो लेट था, वो लेट था तो मैंने उसको फोन कर दिया। आप स्क्रीन पे बड़े बहुत क्लियर देख सकते हैं। अगला जो चौथा काइंड्स ऑफ कंजंक्शन है वो है कंडीशन अर्थात शर्त। आप बहुत सी कंडीशन रखते हैं, तो एक कंडीशन पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंडीशन इसमें दिखाया जाता है। कंडीशन का प्रयोग शर्त बताने के संदर्भ में रेफरेंस में किया जाता है। देखिएगा संदर्भ और रेफरेंस, ये ध्यान दीजिएगा कि शर्त बताने के रेफरेंस में किया जाता है। इफ, एज, इफ है, ओनली इफ है, अनलेस है, वेदर है, दैट है, प्रोवाइडेड है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने एग्जाम्पल में दिया है, वी शैल गेट द पास, वी शैल गेट द पास ऑफ द शो इफ माई वाइफ गेट रेडी। वी शैल गेट द पास ऑफ द शो इफ माई वाइफ गेट रेडी। अगर मेरी पत्नी तैयार हो जाती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पा जाएंगे क्या चीज़, हम टिकट पा जाएंगे, पास पा जाएंगे शो का। और अगर तैयार नहीं हो पाती है, लेट हो जाएगा, तो शो का पास मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है कि अगर वो तैयार हो जाती है तो, और अगर तैयार नहीं हो पाते तो पास नहीं मिलेगा। तो ये इफ है। अगला देख लीजिए, इसमें शी एग्रीड टू डांस। ध्यान दीजिएगा बहुत, शी एग्रीड टू डांस, वो जो है डांस के लिए तैयार हो गई, वो डांस के लिए तैयार हुई। टू डांस, देखिए प्रोवाइडेड, ये क्या होता है, इस शर्त पर कि, यहां पे देखिएगा मैंने दो यूज किया है, यहां पे भी एक देख लीजिए प्रोवाइडेड आया है, एक वर्ड यहां पे भी प्रोवाइडेड आया और एक यहां पे भी आया है। दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। जैसा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि वो क्या है कि शी एग्रीड टू डांस क्या है, प्रोवाइडेड इस शर्त पर कि सम विल सिंग, अगर कोई गाएगा, उसने ये कहा था कि वो डांस करने के लिए वो तैयार हो गई थी इस शर्त पर कि कोई गाएगा, अगर कोई गाएगा तभी वो डांस करेगी। सम विल सिंग, अगर कोई गाता है तो वो डांस करती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देख लीजिए जो है, आई शैल चेंज योर पोस्ट। ध्यान दीजिएगा, आई शैल चेंज योर पोस्ट, स्क्रीन पे दिख रहा है, आई शैल चेंज योर पोस्ट, यू पे फुल अटेंशन, मैं आपकी पोस्ट चेंज कर दूंगा। इट मीन्स कोई एम्प्लॉय है और वो अपनी पोस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका बॉस कह रहा है कि मैं तुम्हारी पोस्ट चेंज कर दूंगा, बशर्ते, अर्थात ये शर्त है कि तुम्हें फुल अटेंशन देना होगा उस पे, उस पोस्ट पे तुमको पूरा ध्यान देना होगा। तो ये जो है दो वर्ड थे, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड, इसके दो मीनिंग थी, मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके दो अर्थ थे, थोड़ा थोड़ा अंतर थे, इसको मैंने बता दिया। इसमें और बहुत से हैं, इतना लंबा हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाएंगे। जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो एक एक सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस को 2 घंटे 1 घंटे का वीडियोज़ होगा, तो उसमें हम इसको एक एक चीज़ को समझाते जाएंगे। बहरहाल अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी आपको एक सिंपल लर्निंग करना है, सिंपल तरीके से आपको सीखना है, आप सिंपल तरीके से इसको सीखते जाइए। अगला है पर्पस, उद्देश्य, मतलब कि हम जो है इस कंजंक्शन का प्रयोग परिणाम बताने के संदर्भ में, उद्देश्य बताने के संबंध में किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए परिणाम आ गया किसी तरीके से, उद्देश्य बताने के संदर्भ में किया जाता है कि क्या उद्देश्य है। आगे देखिए,
दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट। आप देख लीजिए, इसका सो दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर है, देख लीजिए आप स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर है, और इन ऑर्डर दैट है, और लिस्ट है। ये मैंने दिया है, फिर उसके बाद डॉट डॉट दे दिया है। आगे इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, वी ईट दैट वी मे लिव। हम लोग खाते क्यों हैं? क्योंकि हम जिंदा रहें। तो हम खाने के लिए, जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं और कुछ लोग जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ये बहुत ही अलग सेंटेंस है, जैसा कभी देखिएगा कि किसी के बारे में कहा गया है कोई आदमी जिंदा रहने के लिए खाता है और कोई आदमी खाने के लिए ही जिंदा है, उसका सिर्फ काम खाना है। तो वी ईट दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। यहाँ दैट माने ताकि है। शीला केम टू मी सो दैट, इसके भी माने होता है सो दैट, देख लीजिए, सो दैट शी, सो दैट, इसको इटैलिक में मैंने लिखा है, सो दैट शी मे डिस्कस हर केस। शीला केम टू मी, वो मेरे पास इसलिए आई थी कि वो अपने मामले को मुझसे डिस्कस कर सके। सो दैट माने ताकि, ताकि वो अपने मामले को मुझसे डिस्कस कर सके। अर्थात ये जो आप पर्पस बता रहे हैं, उद्देश्य बता रहा है कि ताकि, ये उसका एक उद्देश्य बता रहा है कि क्यों शीला मुझसे मिली थी। शीला का मिलने का उद्देश्य ये था कि वो अपने केस को मुझसे डिस्कस कर सके। अगला देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगला सेंटेंस दिख रहा है, ही वॉक्स स्लो लेस्ट ही विल टम्बल डाउन। वो जो है वो स्लो चलता है, स्लो, लेस्ट, लेस्ट माने नहीं तो ही विल टम्बल डाउन, वो क्या करेगा, वो लुढ़क जाएगा, वो टम्बल डाउन, वो लुढ़क जाएगा। तो लेस नहीं तो वो लुढ़क जाएगा। तो ये लेस जो है ये दो क्लासेस को जोड़ता है, और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये भी एक बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है कि वो धीरा क्यों चल रहा है, उसके धीरे चलने की वजह क्या है। तो वो ये इसलिए वजह धीमे चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लुढ़क जाए। अब अगला देखिए फॉर्म आता है रिजल्ट और इफेक्टिव। हम कोई काम करते हैं, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो एक बात को कहने या एक बात को कही जाती है, उसके बाद दूसरी बात कही जाती है, तो एक बात का असर दूसरी बात पे पड़ता है। जैसा देख लीजिए, शी टॉक्ड सो मच, शी, जैसा देख लीजिए यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस में देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि शी टॉक्ड सो मच दैट ऑल बिकम बोर। उसने इतनी बात किया कि, दैट माने यहाँ पे की है कि सब बोर हो गए। वो इतना बोली कि वो सब लोग बोर हो गए। आगे देखिए, द बॉक्स वॉज सो हेवी। अब देखिए, सो डॉट डॉट दैट, यहाँ पे मैंने लिखा था सो डॉट डॉट दैट, ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, सो डॉट डॉट दैट, आप स्क्रीन पे देखिए, सो डॉट डॉट दैट, कि वो जो है द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट ही कुड नॉट लिफ्ट। बॉक्स इतना हैवी था, इतना भारी था कि वो उठा न सका, वो उठा न सका। अगला देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, सच दैट, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सच दैट शी इज सच अ नॉटी गर्ल दैट नोबडी लाइक्स हर। ध्यान दीजिए, वो इतनी शरारती लड़की है कि उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो था, ये आपका एग्जाम्पल जो था, ये आपने देखा था, रिजल्ट था कि उसको न पसंद करने का कारण क्या था, उसके पसंद करने का परिणाम क्या था, कि परिणाम ये था कि वो इतनी शरारती थी कि जो है लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ये उसका परिणाम था, उसके शरारती होने का परिणाम था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे। बॉक्स न उठने का परिणाम ये था, वो इतना भारी था कि बॉक्स उठ नहीं सका। जो इसका परिणाम हुआ, बॉक्स भारी होने का परिणाम ये हुआ कि वो उठ नहीं सका। लोग बोर क्यों हुए थे, इसका परिणाम क्या हुआ, उसकी इतना बात कि वो लोग उससे बोर हो गए। ये परिणाम वाला था, उसके बात करने के परिणाम स्वरूप लोग उससे बोर हो गए थे। ठीक ना। अगला देखिए, कंपैरिजन, तुलना। ऐसा कंजंक्शन
देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंजंक्शन का प्रयोग, इस कंजंक्शन का प्रयोग हम तुलना करने के संदर्भ में करते हैं, रेफरेंस में किया जाता है इसका, जैसे एज मच, दैट। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बहुत सी जगहों पे दैट आया है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपने अभी दैट पढ़ा तो रिजल्ट वाले में भी पढ़ा, कंपैरिजन वाले में भी पढ़ा, और फिर उसके बाद उससे पहले वाले में भी पढ़ा था दैट। तो ये जो है, जैसे ये पर्पस वाले में भी पढ़ा, तीनों में दैट आ रहा है। तो तीनों के सेंस क्या हैं, तीनों का यूज़ कैसे होता है। हालांकि मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ आपको, और आपको अभी मैं इतनी गहराई में ले भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। जैसे वो बात की थी तो वो लोग बोर हो जाते हैं, तो सीधे मेरी भी बात से आप लोग बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा तो भाई टाइम देना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा आप मूड बना करके देखिए वीडियो को। तो ये कंपैरिजन तुलना वाला है, इसमें एज मच एज और दैट पे बात आई थी कि मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा और इसको आप लोगों को क्लियर करूंगा कौन कौन सा अर्थ है। आगे देखिए कि इसको जो है तुलनात्मक रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए आप लोग कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग करते हैं, आप लोग एड्स में देखते भी हैं कि वो कुछ ऐसे है कुछ वैसे है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, दिस शर्ट इज़, आप देखिए स्क्रीन पर, दिस शर्ट इज़ एज वाइट एज माइन, दिस शर्ट इज़ एज वाइट एज माइन। ये शर्ट उतनी ही है वाइट है जितनी मेरी। तो ये जो है तुलना की गई है, एज वाइट एज माइन। दूसरा इसमें देख लीजिए, आई लव यू एज मच एज योर ब्रदर, मैं तुम्हें उतना प्यार करता हूं जितना तुम्हारा भाई, यानी कि तुम्हारे भाई के इतना ही मैं भी तुमको प्यार करता हूं। इट मीन्स मैं तुम्हारे भाई के से कम तुमको प्यार नहीं करता हूं। तो ये जो सेंटेंसेस थे कंपैरिजन वाले थे, तो ये दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए थे कंपैरिजन वाले। आगे देख लीजिए, कंसेशन और कंट्रास्ट, कंसेशन और कंट्रास्ट, ये आप देख लीजिए कि कंसेशन और कंट्रास्ट क्या होता है। ये विरोध होता है, इसमें एक विरोधाभासी सेंस को लिया जाता है। इसमें देख लीजिए, इस कंजंक्शन का प्रयोग रियायत, कंसेशन अथवा विरोध, कंट्रास्ट करने के संबंध में क्या दोनों चीज़ें आती हैं, या तो कंसेशन होता है या कंट्रास्ट होता है। देखिए, दो, ऑल दो, हाउ एवर, दो, ऑल दो, हाउ एवर, इवन इफ, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, ये जो वर्ड्स है ये ध्यान देख लीजिए कि ये इसके कंजंक्शंस हैं। इसकी मीनिंग भी आप हल्के हल्के समझ जाइएगा। देखिए, दो ही इज़ पुअर ही इज़ वेरी हैप्पी, देखिए, दो ही इज़ पुअर ही इज़ वेरी हैप्पी, गरीब होने के बावजूद भी जो है, गरीब होने के बावजूद भी वो जो है खुश है। तो ये विरोध है, यहाँ पे कंट्रास्ट है कि कंट्रास्ट क्या है कि वो गरीब है फिर भी हैप्पी है। गरीब लोग कहाँ खुश रहते हैं, है ना। लेकिन देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग बहुत से वीडियोस और बहुत से फ़ोटोज़ हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं, हमारे सामने वो भी वीडियोस और फोटोज़ आ जाते हैं जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आज के 25 साल पहले के इंसान जो ज़िंदा हो जाए, जो 25 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी है और आज वो ज़िंदा हो जाए, तो जब हम उनको कहेंगे कि वो सभी को पहचान जाएंगे, लेकिन जब इन चीज़ों को देखेंगे तो फिर मरना ही पसंद करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो गए हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एक जगह मैं थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, 7, 8, 10 मिनट के लिए। तो वहाँ पे एक लड़का आता है और वो थोड़ा सा बैठने की वहाँ पे जगह थी, 3-4 लड़के वहाँ पे बैठ सकते थे। ये सोशल मीडिया की देखिए क्या बुराई है, मैं ये बता रहा हूँ कि वो 3-4 लड़के थे। तो वो एक लड़का पहले आया तो उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला और फ़ोन किया, हेलो कहाँ हो, कहा यार घर हूँ, बोला होगा, उसकी बात मैं नहीं सुन रहा था, लेकिन जो इसका सेंस था मुझको ये समझ में आ रहा है, अरे यार और मैं फलां जगह हूँ। तो 1-2 मिनट में वो लड़का वहाँ पे दूसरा लड़का आ गया, फिर वो अभी वो आया नहीं है तभी तक इसने तीसरे को फ़ोन किया, वो भी आ गया, उसके भी कुछ ऐसे थे और वो आ गया, फिर उसने एक को फ़ोन किया, वो भी आ गया। इट मीन्स 4 लड़के वहाँ पे हो गए और चारों लड़के लेके आए हैं। तो वो चारों लड़के अपना ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल उठाए हैं और चारों लड़के वो एक जगह बैठ करके वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे देख रहे हैं। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, वहाँ किसी का मैं वेट कर रहा था। तो वो चारों देख करके मोबाइल अपना देखने लगे। तो वो ऐसे देखते देखते वो कहता है देखो देखो, तो फट
अभी हट। तो मुझको ये बात बहुत ऑड लग गई कि सोशल मीडिया के ये कि ये फ्रेंड हैं, आप आए हो, कुछ आपस में बात करो। आप लोग तो मोबाइल पे, जब आपको मोबाइल देखना तो आप घर ही बैठ के देख लिए होते। तो फौरन उसको जो बहुत तेज से स्टार्ट करता कि भाई हट, हम क्यों बात करेंगे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि यार ये बताओ कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जब तुमको मोबाइल ही देखना है तो अपने घर बैठ के देखो, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। हम दोस्त क्यों बने हुए हैं, हम मोबाइल देखने के लिए दोस्त बने। तुम अपना प्रोग्राम देखो, हम अपना प्रोग्राम देखें, ऐसी बात नहीं है। हम अगर फ्रेंड्स हैं तो हम जब इकट्ठा होते हैं तो हम अपने एक दूसरे के दुख दर्द को, कुछ हंसी मजाक को शेयर करते हैं, जिससे मन बोझ हल्का होता है। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो बात आती है, खुशी पे बात आ गई थी कि दो ही इज़ पुअर ही इज़ वेरी हैप्पी, ये सोशल मीडिया पे बात आ गई थी, मैंने इतना ऐड कर दिया आपको। आगे देखिए, द शर्ट इज कंफर्टेबल, देख लीजिए आप स्क्रीन पे, द शर्ट इज कंफर्टेबल। मैं ज़रा सा इसको कलर कर दिया हूं। द शर्ट इज कंफर्टेबल ऑल्दो इट इज कॉस्टली, हालांकि ये महंगी है लेकिन जो है ये कंफर्टेबल भी है। तो ये भी एक कास्ट बता रहा है कि महंगी होने की वजह से ये कंफर्टेबल है। अगला देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू एड्रेस, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू एड्रेस, क्यों एड्रेस करने वाले हैं, देख लीजिए, एड्रेस ऑल्दो नोबडी इज श्योर, सॉरी क्या, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने वाले हैं, लेकिन ऑल्दो हालांकि कोई श्योर नहीं है कि वो एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑल्दो है कि ये कोई क्लियर, हालांकि क्लियर नहीं है, नोबडी इज श्योर, कोई क्लियर नहीं है कि वो एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो करने वाले हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपने एग्जाम्पल देख लिया। लास्ट वन हियर इज एक्सटेंड आर मैनर, रीति, देख लीजिए, रीति, रीति माने वो रस्म होती है, जो होती है हद विधि, ये इसमें 3-4 मीनिंग होती है। तो इस कंडीशन का प्रयोग किसी रीति अर्थात प्रथा एवं विधि के संदर्भ में किया जाता है, ठीक ना। कोई प्रथा हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुत सी प्रथाएं होती हैं या बहुत से तरीके होते हैं, विधि तरीका है, बहुत से लिमिट्स होती हैं, उसमें इसको किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सटेंड आर मैनर है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे लीजिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें एज है, एज फॉर एज है, सो डॉट डॉट एज है, एज इफ है, अकॉर्डिंग टू है, एज है, आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि ये जो है, ये आपको क्या दिख रहा है कि ये इतने चीज़ें दिख रही हैं, और आप इसको देख लीजिए बहुत आराम से, ये आपको मैंने कलर कर दिया है। तो इसमें एज है, एज फॉर एज है, सो डॉट डॉट एज है, एज इफ है, अकॉर्डिंग टू है, ये आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंग एज। तो ये फॉर्म है, इसके जो कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन ऑफ मैनर जो है वो इस तरीके के हैं। आगे देख लीजिए, ये रीडिंग द गिवन सेंटेंस, रीड द गिवन सेंटेंस, ही टोल्ड द स्टोरी एज ही वॉज इंटरेस्टेड, ही टोल्ड द स्टोरी, ध्यान दीजिएगा, उसने कहानी कही, अपनी कहानी बताई, एज ही वॉज इंटरेस्टेड, जैसा कि वो उसमें इंटरेस्टेड था, एज माने जैसा कि वो उसमें इंटरेस्टेड था, उसकी उसमें दिलचस्पी थी, उसमें उसकी रुचि थी, इसलिए उसने कहानी कही। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज अ किंग, एज इफ माने जैसे मालूम पड़ता था, एज इफ माने जैसे मालूम पड़ता था, यहाँ पे इसका मीनिंग है एज इफ, जैसे मालूम पड़ता था, इसको देख लीजिए, एज इफ, ये इसको मैं इटैलिक करना भूल गया हूँ, एज इफ जैसा कि, जैसे मालूम पड़ता था कि वो ऐसे ऑर्डर कर रहा था जैसे वो किंग हो, जैसे वो राजा हो, है ना, एज इफ जैसे वो राजा हो। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देख लीजिए, द स्टूडेंट वेर पनिश्ड, छात्रों को पनिश क्या क्या था, अकॉर्डिंग टू एज दे वेयर थीव्स, वो अकॉर्डिंग टू एज दे वेयर थीव, स्टूडेंटों को इस तरह पनिश किया गया था ना, जैसे लगता था कि जैसे वो लोग
जैसे चोर को किया जाता है, अकॉर्डिंग एज, जैसे चोर को किया जाता है उस तरीके से उसको, उन लोगों को जो है ये किया गया था, अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग टू एज जो थीफ, उनको चोर के तरीके से ये किया गया था। जैसे मालूम होता है वो लोग चोर हैं, भाई स्टूडेंट थे, कोई मिस्टेक हो गई थी तो उनके साथ ऐसा पनिशमेंट नहीं करना चाहिए था। ये फर्स्ट एक मैंने कोई सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, तो उसी वक्त ये मेरे माइंड में सेंटेंस आया था, और मैंने जब मैं इसको कंपोज कर रहा था तो उसी वक्त मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। तो फ्रेंड्स ये जो था आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अब अगला जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है इसको फिर अगले वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।